Good morning, all of you. So today we will start a month end closing module. तो जो कॉरपोरेट हमें और मैं जैसे बताऊं एमएनसी और आईटी कंपनीज है वहाँ पे एवरी मंथ एंड क्लोजिंग होता है। तो हम सबको पता होना चाहिए कि मंथ एंड क्लोजिंग क्या होता है एंड वो कैसे किया जाता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट मॉड्यूल है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। आप जब ये मॉड्यूल पढ़ रहे हो तब बी अटेंशन, बी प्रिपेयर फॉर द एवरीथिंग, नोट्स बनाना और जो मैं बोल रहा हूँ जो बता रहा हूँ वो 2 या 3 बार देखना समझना। मैं यहाँ पे डेबिट क्रेडिट के पीछे का लॉजिक बताऊंगा, ना कि एंट्रीज बताऊंगा। मंथ एंड क्लोजिंग में कौन सी एंट्रीज होती है, कैसे करते हैं, वो सब नहीं, मगर क्यों करते हैं और हम उसके पीछे लॉजिक क्या है करने का। तो जो हमारा फोकस एरिया रहने वाला है यहाँ पे, तो हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम सबसे पहले अकाउंटिंग का पर्पस देखने वाले हैं, फिर उसके बाद मंथ एंड क्लोजिंग क्या होता है, क्यों किया जाता है, कौन करता है और कैसे करता है, मंथ एंड क्लोज की बात कर रहा हूँ। और उसके बाद रियल वर्ल्ड एग्जांपल, मंथ का हम मंथ एंड क्लोज करेंगे तो कैसे करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द व्हाट इज द अकाउंटिंग। व्हाट इज द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग तो हमें पता है कि अकाउंटिंग क्या होती है। डेबिट और क्रेडिट यानी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करने को अकाउंटिंग कहा जाता है। तो अकाउंटिंग का मतलब क्या है। तो अकाउंटिंग इज लाइक अ जीपीएस फॉर अ कंपनी। इट्स रिकॉर्ड अ फाइनेंशियल डेटा टू गाइड अ मैनेजमेंट इन मेकिंग अ इन्फॉर्मेड डिसीजन। जो यहाँ पे लिखा है मैं उसकी बात करूँ तो अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग एक जीपीएस है। आपको अगर कहीं जाना है तो आपको आप उस जगह का मैप देखोगे, आप अपनी लोकेशन को ट्रैक करोगे कि मैं यहाँ पे और मुझे वहां पे जाना है, तो जीपीएस के थ्रू होता है। ओके। तो अकाउंटिंग भी वही है कि अकाउंटिंग हमें बताता है कि हमारी कंपनी कहाँ पे है और हमें कहाँ जाना है। तो कैसे बताता है, अकाउंटिंग क्यों बताता है और क्यों जरूरी है हमें ये जानना कि हम कहाँ हैं और कहाँ जाना है हमें। तो अकाउंटिंग के थ्रू हमें ये पता चलता है, जो हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं उससे पता चलता है कि हमारी कंपनी में इनकम और लॉस कितना हो रहा है, हमारी इनकम कितनी हो रही है, हम अगर लॉस कर रहे हैं तो कितना हो रहा है। और बैलेंस शीट से हमें पोजीशन पता चलती है, जैसा हमने पुरानी मॉड्यूल्स में डिस्कस किया हुआ है कि पी एंड एल जो होता है परफॉर्मेंस मेजर करता है और जो बैलेंस शीट होती है जो पोजीशन इंडिकेट करती है। तो अकाउंटिंग का पर्पस यही है कि हम अकाउंटिंग के पीछे, आप सोचो आप एज अ अकाउंटेंट एक कंपनी में क्या वैल्यू एडिशन कर सकते हो। एक कंपनी जो सॉफ्टवेयर बनाती है वहां पे अकाउंटेंट की जरूरत क्या है, कुछ भी नहीं ना। बट वो लोग अकाउंटेंट के पीछे, अकाउंटिंग और फाइनेंस डिपार्टमेंट के पीछे इतना सारा एक्सपेंस क्यों करते हैं, पता है क्यों करते हैं। क्योंकि उनको जानना होता है कि वो हर मंथ क्या रेवेन्यू कर रहे हैं, क्या एक्सपेंस कर रहे हैं, वो अकाउंटिंग के थ्रू पता चलता है, अकाउंटिंग मेथड के थ्रू पता चलता है हमें। तो अकाउंटिंग का इंपॉर्टेंस हमें समझ में आ गया कि अकाउंटिंग कैसे की जाती है, जो हमने 11th 12th में पढ़ी है। और थ्रू आउट द इतने सालों में हमने अकाउंटिंग पढ़ा है तो हमें अकाउंटिंग कैसे की जाती है वो भी पता चल गया। तो अब अकाउंटिंग के बारे में हमें इतना सब पता है, उसके बावजूद भी अगर हम अकाउंटिंग को सही तरीके से यूज ना कर पाए तो, मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ कि आप डेबिट क्रेडिट कर रहे हो, ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हो, पीएनएल बना रहे हो, बैलेंस शीट बना रहे हो, रिपोर्ट्स बना रहे हो, एक के ऊपर एक रिपोर्ट बना रहे हो, आप यानी हद पार रिपोर्ट बना रहे हो, मगर क्या काम का अगर वो रिपोर्ट टाइमली मैनेजमेंट के पास ना आए, क्या काम का वो रिपोर्ट डेडलाइन के पहले आप सबमिट ना कर पाओ, क्या काम का उस रिपोर्ट का जिसमें एक्यूरेसी या मिसिंग डेटा हो। आप पूरे साल की रिपोर्ट्स, पूरे साल में जो डेट हमने काम किया, जो इनकम की हमने, अगर लॉसेस किए हुए तो लॉसेस, बैलेंस शीट, सब कुछ आप पूरे साल में बना के देते हो तो क्या काम का, पूरा साल चला गया, 12 मंथ, 52 वीक्स, 365 डेज, उसके बाद वो अकाउंटिंग का डेटा का कोई मतलब नहीं रहता है। तो हम क्या करते हैं, हमें अगर मंथली पता चलता रहे कि हमारी कंपनी का परफॉर्मेंस क्या है, हमें मंथली पता चलता रहे कि हमारी कंपनी में हम कितना प्रॉफिट कर रहे हैं, अगर हम रेवेन्यू कर रहे हैं तो कितना रेवेन्यू कर रहे हैं, अगर हम लॉस कर रहे हैं तो कितना लॉस कर रहे हैं, हमें पता चलता रहे हमारी बैलेंस शीट की पोजीशन क्या है। हमें हमारे जो ये पी एंड एल है ना, ये आप जब एमएनसी और आईटी कंपनी में काम करते होगे ना, तब आपको पता चलेगा कि पी एंड एल से है ना, जो सेल्स वाले लोग लोग होते हैं ना, उनका परफॉर्मेंस मेजर किया जाता है। इसके लिए पी एंड एल को परफॉर्मेंस मेजरमेंट भी टूल कहा जाता है। यानी पी एंड एल से ना आपको पता चलेगा कि आपकी सेल्स टीम कितना परफॉर्म कर रही है। बैलेंस शीट से सेल्स टीम का कोई कनेक्शन नहीं है।
वो तो एक तरह का ही ना ग्रेव यार्ड है। बैलेंस शीट आप समझो ना, एक ग्रेव यार्ड है। जो भी चीज कहीं नहीं जा रही उसको बैलेंस शीट में डाल दो। वो आपको जो डीपर अंडरस्टैंडिंग आएगी ना अकाउंटिंग की, तब आपको समझ में आएगा कि सच में बैलेंस शीट क्या है और P&L क्या क्या है। लोग P&L को मैनिपुलेट करते हैं ज्यादातर, ताकि उनका परफॉर्मेंस अच्छा दिख सके। तो यानी मैं यहाँ पे बताना क्या चाह रहा हूँ कि अकाउंटिंग का पर्पस तभी फुलफिल होगा जब हमें पता चलेगा कि अकाउंटिंग है क्या, वो हम समझ गए। बट अकाउंटिंग को अगर टाइमली हम उसमें जो डेटा हम कलेक्ट कर रहे हैं, जो डेटा हम इनपुट ले रहे हैं फ्रॉम द अदर पार्टीज, और हम उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर रहे हैं, और उसके बाद अगर हम उसको मैनेजमेंट में सबमिट करते हैं और उससे मैनेजमेंट डिसीजन लेता है कुछ, और उसके बाद अगर कोई हमारा से अपसेल होता है, हमारी कंपनी एक्सपांड होती है, कोई कंपनी अगर एक्सपांड हो रही है ना, तो वहां पे सबसे बड़ा रोल अकाउंटेंट टीम का भी होता है। एक अच्छी अकाउंटिंग टीम है ना, कंपनी को पहले ही बता देती है कि कंपनी की हेल्थ कैसी है, फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है। एक अच्छा डॉक्टर हमें पहले ही इंडिकेट कर देता है कि हमारी तबीयत कितनी खराब होने वाली है। तो ये अकाउंटिंग का काम यही है। मैं पिछले 3-4 मिनट से अकाउंटिंग अकाउंटिंग के बारे में बता रहा हूँ, तो ये आपका एक फाउंडेशन मैंने क्रिएट कर दिया कि अकाउंटिंग के पीछे पैसा बर्बाद करना या पैसे को इन्वेस्ट करना वो तब डिसाइड होता है जब अकाउंटिंग टीम किस तरह परफॉर्म करती है। यानी हम अब हमसे समझ आया कि हमें मंथली अगर कोई डेटा मिलता है, हमें मंथली पता चलता है कि हमारा रेवेन्यू कितना हो रहा है, हमें मंथली पता चल रहा है कि हमारा लॉस कितना हो रहा है, इनकम क्या हो रही है, कौन से डिपार्टमेंट में एक्सपेंस हो रहा है, कौन से लोग ज्यादा एक्सपेंस इंकर कर रहे हैं, तो मैनेजमेंट के लिए सही रहता है। तब यहाँ पे आता है मंथ एंड क्लोजिंग, यानी हम हर मंथ बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज कर देंगे। हम ऑडिट के लिए हर ईयर हर साल ऑडिट करवाते हैं, तो उसके पहले हम बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करते हैं। हम डेप्रिसिएशन बुक करते हैं, फिर प्रोविजन बुक करते हैं, अक्रूवल बुक करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस को हम ट्रांसफर करते हैं बैलेंस शीट में, और फिर ये रिजर्वेशन रिजर्व की एंट्रीज डालते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं ईयर एंड में। बट ये सेम एक्टिविटी हम मंथ एंड में करेंगे, ताकि हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज हो, और उससे हम P&L और बैलेंस शीट को जनरेट करें, और पता करें हम कि हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स और हमारी फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है। सो आपको मंथ एंड क्लोजिंग में क्या होता है, थिंक ऑफ मंथ एंड क्लोजिंग एज अ टाइडिंग अप योर फाइनेंशियल हाउस। इट इज द प्रोसेस वेयर ऑल ट्रांजेक्शन फॉर मंथ आर फाइनलाइज एंड इंश्योर द बुक्स आर नीट एंड रेडी फॉर द नेक्स्ट चैप्टर। यानी हम मंथ एंड क्लोजिंग में अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को क्लोज कर देते हैं, और उससे हमें पता चल जाता है कि हमारी पोजीशन क्या है जो हम ईयर एंड पे करते हैं। व्हाई इज मंथ एंड क्लोजिंग इज सो इम्पोर्टेंट? Just as you wouldn't want to build a house on shaky foundation, business need to accurate financial statement. Month-end closing ensure revenue and expense are recorded in correct period, providing a solid base for financial reporting. यानी ये जो इंग्लिश में लिखा है वो मैंने पढ़ा। अब ये इसका मतलब क्या है, कहना चाह रहा है ये कि मंथ एंड क्लोजिंग इंपॉर्टेंट इसके लिए ताकि हमें पता चले कि हमारी हालत क्या है। अब सोचो आप पूरे आप 2025 चल रहा है अभी। अगर 2025 में आप हर आपने 2025 के जनवरी में कोई डिसीजन लिया कि मैं ये साल ये करूंगा, और आप अब 2025 खत्म होने के बाद फिर से चेक करते हो कि मैंने ये करा ये करा ये करा, तो वो कोई सेंस नहीं बनता है। बट थिंक अबाउट कि आप क्वार्टरली रिव्यू करते हो, हर 4 महीने हर 3 महीने के बाद आप रिव्यू करते हो कि आपकी पोजीशन क्या है, आपने जो गोल बनाए थे वो अचीव हो रहे नहीं हो रहे। अब सोचो आप हर मंथ रिव्यू करते हो, तो आपके अंदर जो डिसिप्लिन बिल्ड होगा, जो एक्यूरेसी बिल्ड होगी, वो एक नेक्स्ट लेवल की होगी। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को भी अगर हम मंथ पे क्लोज करते हैं, तो उससे हमें आइडिया आ जाता है कि हमारी फाइनेंशियल हेल्थ क्या है। और ये कहाँ पे होता है, जैसे मैंने बोला कि जो कंपनीज है ना स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, वहां पे तो हमें क्वार्टरली बुक्स ऑफ अकाउंट का ऑडिट करवाना होता है। क्लोज तो हम मंथली करेंगे ही, बट हमें क्वार्टरली वहां पे रिपोर्ट्स ऑडिट करवा के फिनेंशियल स्टेटमेंट हमें शेयर वेबसाइट पे अपलोड करने के होते हैं और सेबी को सबमिट करवाने के होते हैं। तो स्टॉक मार्केट कंपनी के लिए ये चीज होती है, उसे रिपोर्टिंग साइकिल अच्छी हो जाती है। और एमएनसी आईटी में ये इसके लिए किया जाता है ताकि जैसे कि आईटी और एमएनसी बहुत ग्रोइंग स्पीड में होती है, तो कंपनियों को चाहिए कि हमें हर मंथ पता होना चाहिए कि हमारा स्ट्रक्चर्ड वे क्या है। फिर जो लार्ज कॉरपोरेशन है, तो वहां पे क्या होता है, स्ट्रिक्ट कंप्लायंस होते हैं। तो लार्ज कॉरपोरेशन में है ना, लाइक लार्ज कॉरपोरेशन में यहाँ पे ट्रिलियन और बिलियन डॉलर की बात कर रहा हूँ, जो बड़ी कंपनीज होती है, तो वहां पे मंथ एंड क्लोजिंग होना जरूरी है। क्योंकि अगर मंथ एंड क्लोज नहीं करेंगे तो ईयर एंड पे आप सोचो कितने इनवॉइस हो गए, कितने प्रोविजन, कितने अप्रूवल्स हो गए, वो बहुत ज्यादा जंक हो जाएगा। आपको 1,000 लोगों की टीम रखनी पड़ेगी, वो 6-7 दिनों में डेटा को कंप्लीट करके ऑडिट को सबमिट करवाने में।
तो ये लार्ज कॉर्पोरेशन में भी जरूरी होता है। अब हम बात करते हैं हाउ मंथ एंड क्लोज वर्क। अब हम देखने वाले हैं मंथ एंड क्लोज के बारे में कि मंथ एंड क्लोज किस तरह होता है। लाइक अभी तक हमने सब कुछ समझ लिया, इंपॉर्टेंस एंड ऑल। तब मंथ एंड क्लोज क्यों होता है, लाइक कैसे होता है वो हम देखने वाले हैं। क्यों होता है, क्यों यानी कितना इंपॉर्टेंट है, वो सब कुछ तो हमने देख लिया। मंथ एंड क्लोज कैसे होता है उसके पहले हमें पता है जैसे कि मंथ एंड क्लोज का पर्पस यही है कि हमें पता चले कि उस मंथ में हमारी कंपनी की पोजीशन क्या है। एक तरह का डिसिप्लिन है फॉर द कंपनी, कि कंपनी को पता चले कि वो कंपनी एक मंथ में क्या स्टेटस है, उसका सेल्स कितना है, उसका एक्सपेंसेस कितना है, कंपनी मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रही है, वो हमें पता चलेगा। की एक्टिविटी इन मंथ एंड क्लोजिंग, रिकंसिलेशन ऑफ बैंक स्टेटमेंट एंड वेंडर अकाउंट्स, ये हमें पता होना चाहिए कि कैसे होता है। और ये इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी मैं जो समझा रहा हूँ ना वो आप समझने की कोशिश कीजिए, मैं इजी मैनर में आपको समझाऊंगा। बैंक्स, हम सबसे पहले समझेंगे बैंक रिकंसिलेशन क्या होता है। बैंक रिकंसिलेशन मीन्स जो जनरल लेजर है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, और जो बैंक स्टेटमेंट है जो बैंक से आता है। जनरल लेजर मेंटेन कौन करता है, कंपनी बाय हिमसेल्फ, यानी मैं खुद अपना जनरल लेजर मेंटेन करूंगा बैंक के लिए, यानी जो बैंक अकाउंट है उनके लिए। और जो बैंक स्टेटमेंट है वो बैंक से आता है। तो जो जनरल लेजर है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो कंपनी का, और जो कंपनी का बैंक अकाउंट है बैंक में, तो वहां से जो स्टेटमेंट आता है दोनों को मैच करना। यानी मंथ एंड पे वहां पे अगर हमारी क्लोजिंग बैलेंस 100 दिख रही है, तो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में भी बैंक का जो जीएल है, जनरल लेजर है बैंक का, वो उसमें भी 100 दिखनी चाहिए। अब ये बैंक का जो जीएल है वो कौन मेंटेन करता है, वो हम ही मेंटेन करते हैं। वहां पे क्या होता है, लाइक बैंक स्टेटमेंट में हम पेमेंट करते हैं, रिसिप्ट आती है कस्टमर के तरफ से, बैंक चार्जेस होते हैं, एफडी के इंटरेस्ट होते हैं। तो वो सब कुछ हम अपने बैंक, जो बैंक का जीएल है, जनरल लेजर है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हमारी, वहां पे हम करते हैं। तो जो अकाउंट्स पेएबल टीम है वो अगर परचेस करती है तो पेमेंट की एंट्री वो डाल देगी। अकाउंट रिसीवेबल टीम है अगर वो सेल करती है तो अकाउंट रिसिप्ट की एंट्री वो डाल देगी। उसके अलावा अगर कोई एंट्री बच जाती है जैसे बैंक चार्जेस है, एफडी है, चेक का पेमेंट है, वो उनके हेड या वो खुद ही डिवाइड कर लेते हैं, वो डाल देते हैं। तो वो हमें चेक करना पड़ता है, लाइक वो सारी एंट्री जो बैंक स्टेटमेंट में दिख रही है वो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में आ गई है। अगर आप सोचो आपका पूरा चीज किस पे चल रहा है, सब कुछ कंपनी क्यों कर रही है, पैसा कमाने में, और पैसे का सबसे मेन सोर्स क्या है, बैंक। यानी बैंक में पैसा आ रहा है जा रहा है, तो सबसे पहले हमारे बैंक स्टेटमेंट है ना वो हमारी बुक्स के साथ मैच होना चाहिए, हमारी बुक्स बैंक स्टेटमेंट के साथ मैच होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारी बैंक में हमारा 1 करोड़ रुपया बोल रहा है क्लोजिंग बैलेंस अप्रैल का एंड में, बट हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अप्रैल के एंड में हमारे सिर्फ 50 लाख बोल रहे हैं। तो 50 लाख का कुछ तो बाकी है ना, एंट्री करना बाकी है, तो हमें एंट्री करना पड़ेगा। तो वो एंट्री किस तरीके से करनी है वो हमें पता कब चलता है, जब हम बैंक रिकंसिलेशन करते हैं। हमें पता चलता है कि वो यहाँ पे हमने एक सेल्स किया था तो उसके पैसे बैंक में आ गए, बट हमने बुक्स ऑफ अकाउंट में अभी तक हम एआर टीम ने बुक नहीं की है। तो अगर आप एआर टीम में हो गए तो आपको बोला जाएगा कि ये अभी तक बुक क्यों नहीं हुआ है। एबी टीम में हो गए तो आपको बोला जाएगा ये हमने पेमेंट किया है, पेमेंट बुक क्यों नहीं हुआ है। हमारा इस मंथ में बैंक चार्जेस कट हुआ है, वो बुक क्यों नहीं हुआ है। हमारा लाइक बैंक चार्जेस के अलावा एफडी का इंटरेस्ट आया, वो इंटरेस्ट बुक क्यों नहीं हुआ है। हमने एक चेक दिया था वो चेक डिपॉजिट हो गया है, या चेक का पेमेंट हो गया है, किसी ने हमें चेक दिया था वो चेक डिपॉजिट हो गया है, वो क्यों नहीं हुआ है। उसकी वजह से डिफरेंसेस आ रहा है। तो हम वो डिफरेंसेस पता चल गए तब जाके हम डिफरेंस की एंट्री करेंगे, और उसके बाद हमारा बैंक रिकंसिलेशन एंड जीएल मैच होगा। तो ये होता है बैंक रिकंसिलेशन में, और ये मंथ एंड में हमें एक दिन में करना होता है। यानी आपको ये स्टार्ट कैसे करना है पता है, कि आपको जब है ना अप्रैल का करना है तो आप अप्रैल के फर्स्ट वीक से स्टार्ट करते जाओ वीकली बेसिस पे। यहाँ पे इंटरव्यू में वो पूछेगा कि आप इस एक्टिविटी को कैसे करोगे। आप ऐसा मत बोल देना कि मैं बैंक रिकंसिलेशन मंथ के एंड में करने जाऊंगा, नहीं। आपके पास हर रोज बैंक स्टेटमेंट आता है, अब हर रोज करना थोड़ा मुश्किल है, डिपेंड ऑन कंपनी। लाइक अमेजोन जैसी कंपनी में हर रोज करना पड़ेगा आपको, बट अगर कंपनी छोटी साइज की है तो आप वीकली करो, आप बाई वीकली करो। कंपनी और छोटी साइज की है, कहीं हम जनरली कितना देखते हैं ट्रांजेक्शन, कि हमारे बैंक स्टेटमेंट में 100 200 300 1000 ट्रांजेक्शन होते होंगे। सोचो अमेजोन जैसी कंपनी के बैंक स्टेटमेंट में कितने ट्रांजेक्शन हो गए। और दूसरी बात कि उनके बैंक अकाउंट कितने हो गए।
तो वो सारी चीजों को ध्यान में रख के हमें बताने का इंटरव्यू में कि हम बैंक रिकंसिलेशन को वीकली बेसिस पे करते जाएंगे, ताकि हमें पता चले कि हमारे कौन से ट्रांजेक्शन बाकी है बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करने के लिए। ओके। और आपको भी एपी या एआर वाली जो टीम होती है उनको भी बैंक स्टेटमेंट के बेस से ही अकाउंट जो ट्रांजेक्शन वो रिकॉर्ड करने के होते हैं। तो ये चीज हमें पता चली। अब अब वेंडर रिकंसिलेशन, और वेंडर रिकंसिलेशन के पहले एक बात बता दूं, बैंक रिकंसिलेशन में, बैंक रिकंसिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। आपके सीवी में बैंक रिकंसिलेशन दिखना ही चाहिए, और आपको पता ही होना चाहिए बैंक रिकंसिलेशन होता कैसे है, फॉर्मेट किस तरह होता है, क्या चीजें होती है, वो सब कुछ आपको पता होनी चाहिए। मैं यहाँ पे जो आपको बता रहा हूँ ना, वो आपको अंडरस्टैंडिंग क्लियर हुआ कि बैंक रिकंसिलेशन ऐसे होता है। हर कंपनी का फॉर्मेट अलग अलग होता है, तो फॉर्मेट के लिए डोंट वरी, बट आपको पता होना चाहिए बैंक रिकंसिलेशन क्या है। समझ नहीं आ रहा, एक बार फिर से देखिए। हमें कंपनी के अकाउंट्स, कंपनी के जो पेमेंट और रिसिप्ट है, वो बैंक स्टेटमेंट से, बैंक से जो आया है बैंक स्टेटमेंट, उसको मैच करना है। यानी हमारा सब कुछ क्या है, बैंक स्टेटमेंट है। कंपनी की हालात कैसे है, कंपनी अच्छी है बुरी है, सब कुछ है ना बैंक स्टेटमेंट से पता चलता है। जैसे आज किसी के बारे में जानना है तो इंस्टा पे जाओ, आपको पता चल जाएगा। तो बैंक स्टेटमेंट्स में जाओगे ना आप, तो आपको पता चल जाएगा कंपनी के हालात कैसे है। वो हालात को हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं, और फिर उसके बाद हम उस पर थोड़ा डेंटिंग पेंटिंग यानी विंडो ड्रेसिंग जो कहते हैं उसको सुधारना, कलर करना, वो सब करते हैं। तो वो बैंक रिकंसिलेशन हो गया। अब वेंडर रिकंसिलेशन, वेंडर रिकंसिलेशन क्या होता है? सपोज कि आपके पास एक वेंडर है जिसको हमने पेमेंट, हम हर मंथली 5 से 6 ट्रांजेक्शन करते हैं एबीसी को। एबीसी करके एक वेंडर है। अब एबीसी करके जो वेंडर है ना, उसके साथ क्या है कि भाई हम उसको हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ऐसा दिख रहा है कि हमने उसको 6 पेमेंट किए हुए हैं, और हम उसको अब बता रहे हैं, और उसके तरफ से एक मेल आता है। सोचिए एक सिनारियो है, हमने उसको 6 पेमेंट किए हुए हैं, और उसके तरफ से एक मेल आता है और वो बोलता है कि आपका एक पेमेंट है ना जो बाकी है। तो हम कहते हैं हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 6 पेमेंट है, बैंक स्टेटमेंट में भी 6 पेमेंट आपको दिख रहे हैं। तो फिर यानी वो दिक्कत हो जाएगी, वो कभी भी उठ के आ जाएगा। तो इसके लिए इस तरह की सिचुएशन से बचने के लिए वेंडर रिकंसिलेशन आता है। वेंडर रिकंसिलेशन बहुत सारी चीजें इंश्योर करता है कि कंपनी में हम है ना, हम जो जितना रिकॉर्ड कर रहे हैं ना एबीसी का, उतना ही एबीसी उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करे। यानी एक्चुअल में जो हुआ है वही। तो हम मंथ एंड पे क्या करते हैं, हम मंथ एंड पे उनको मेल करते हैं। ये जनरली एपी टीम वाले करते हैं, एपी टीम का टास्क होता है, और एआर का लिए कस्टमर का टास्क होता है। उनसे सामने वाली कंपनी की एपी टीम मांगती है। तो हमारी एपी टीम क्या करेगी, हमारी एपी टीम है ना उनको मेल करेगी कि आप अपना ही ना वेंडर स्टेटमेंट भेजो, हमारा जो जीएल अकाउंट है ना आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में होगा, वो हमें भेजो। वो है ना अपनी जीएल, अपनी टेली या क्विक बुक से या अपनी ईआरपी से निकाल के हमें भेजते हैं, और हम चेक करते हैं कि उनकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अप्रैल मंथ में 5 पेमेंट दिख रहे हैं, और हमारे में भी 5 दिख रहे हैं। इट्स ओके, यानी मैच है। और हम मेल पे कंफर्मेशन ले लेते हैं कि अब इस मंथ के लिए हमारा कोई ड्यूज नहीं है, यानी हमारा कोई पेमेंट बाकी नहीं है। तो ये चीज इंश्योर करती है कि हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सारे वेंडर रिकॉर्ड हो गए हैं। इस तरह हमारे कस्टमर जो होते हैं वो हमसे मांगते हैं कि आप बताओ हमारा ट्रांजेक्शन, हमारे ट्रांजेक्शन की लिस्ट भेजो, जीएल भेजो। जनरल लेजर कहते हैं, ये जीएल है, पीएल है, फिर ये सारे टर्म्स आपको पता होने चाहिए। तो जीएल हमें भेजो कि हमारा कोई एंट्रीज बाकी नहीं है ना, कोई पेमेंट बाकी तो नहीं है ना आपको देने का। तो इस तरह वेंडर रिकंसिलेशन होता है। वेंडर रिकंसिलेशन के बारे में अगर मैं आपको बताऊं ना, तो मेरी जो प्रीवियस कंपनी थी ना, वहां पे वेंडर रिकंसिलेशन हम करते थे। इंडियन टीम भी थी और यूके टीम भी थी। तो इंडिया में हम लोग है ना वी लुकअप से करते थे। और उसके बाद अगर फिर मैं गया तो मैंने उनको बोला कि आप है ना, लाइक आपके पास बहुत सारे जो इनवॉइस आ रहे हैं ना, तो उसको पावर ऑटोमेट के थ्रू आप उसको एक समराइज कर लो, और उसके बाद बहुत जल्दी हो जाएगा। उनको वेंडर रिकंसिलेशन करने के लिए 10 दिन जैसा लग जाता था, वी लुकअप के थ्रू भी। अब सोचो वो कंस्ट्रक्शन कंपनी थी और बहुत सारे इनवॉइस आते थे। हमारे पास 7 से 8 लोग थे इंडिया में उस चीज को करने के लिए। और यूएस यूके में भी अलग से टीम थी, वो शायद 20 लोगों की टीम थी। तो वहां पे वेंडर रिकंसिलेशन कैसे होता था, वो लोग क्या करते थे, वो लोग है ना एक एक इनवॉइस को निकालते थे सिस्टम से, उस वेंडर के। सपोज एबीसी का वेंडर है ना, तो उसके इनवॉइस को निकालेंगे, और फिर उसके बाद क्या करेंगे पता है, उसको निकाल के वो जो उसका स्टेट वेंडर ने जो अपना जीएल भेजा है ना हमारा, उसके सामने रखेंगे और मैच करेंगे।
इतना ज्यादा हेक्टिक और इतना ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग और इतना बहुत पुराने तरीके से वो कर रहे थे, तो उनको हमने वीलुकअप वाला तरीका भी समझाया जो जनरली यूज होता था, बट उसको लाइक मैंने बहुत अच्छे तरीके से लाइक एक्सेल के फॉर्मूला और दूसरी सारी चीजों से हमने थोड़ा उसको ऑटोमेट किया था, वो उनको समझाया, और पावर ऑटोमेशन वाला तरीके से हम कर रहे थे। तो वेंडर रिकंसिलेशन करने के बहुत सारे तरीके, आपको एक्सेल उसके लिए अच्छा आना चाहिए ताकि आप जल्दी से जल्दी करो। सोचो उनको वहां पे 20 लोग थे, यहाँ पे 7 लोग थे, तो भी 10 दिन लग जाते थे, तो इतने सारे ट्रांजेक्शन होते थे। ये एपी की टीम की बात कर रहा हूँ मैं। अब उसके बाद हमें रिकॉर्ड ऑल द परचेस एंड सेल्स, यानी हम बैंक रिकंसिलेशन और वेंडर रिकंसिलेशन करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा परचेस कितना हुआ और सेल्स कितना हुआ है, तो वो हम सब कुछ बुक कर लेंगे अप्रैल मंथ का। यानी कैसा है पता है, अप्रैल मंथ में अगर हमने कोई खर्चा किया हुआ है, अगर हमने कोई इनकम अर्न की हुई है, तो अप्रैल मंथ में रिकॉर्ड हो ही जानी चाहिए, तभी जाके हमें एक्चुअल पता चलेगा कि अप्रैल मंथ में क्या हुआ है। हम यहाँ पे अक्रूवल बेसिस पे अकाउंटिंग करते हैं। अक्रूवल का मतलब क्या होता है आपको ये पता ही होगा, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है कि अक्रूवल का मतलब होता है कि जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं वो उसी पीरियड में रिकॉर्ड हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि हमें कैश अर्न हुआ या नहीं हुआ है। ये चीज हमें पता होनी चाहिए। फिर फाइनलाइजिंग एक्सपेंस एंड इनकम, कंफर्म ऑल द एक्सपेंसेस। लाइक जैसे लाइट बिल है, इंडिया में लाइट बिल 2 महीने के बाद आता है, तो हम ऐसा नहीं है कि अप्रैल और मई का आएगा जून में तो हम जून में रिकॉर्ड करेंगे, नहीं, हमें रिकॉर्ड कर लेना है अप्रैल का अप्रैल मंथ में, एक्सपेक्ट एस्टिमेटेड कि हमारा लाइट बिल कितना होगा ये रिकॉर्ड कर ही लेना है हमें, और फिर मई का मई में रिकॉर्ड करना है, और जब आएगा तब एक्चुअल के साथ उसको रिवर्सल कर देंगे, तो वो अक्रूवल होता है, हमें अक्रूवल करना होता है। तो अक्रूवल की एंट्री क्या होती है ये याद रखना, आपको पूछेगा इंटरव्यू में। तो अक्रूवल की एंट्री क्या होती है, अब आप समझो, एंट्री याद मत करो बट कंसेप्ट समझो। हम अक्रूवल इसके लिए करते हैं ताकि हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एक्सपेंस रिकॉर्ड हो और हमारी लायबिलिटी दिखे कि हमारी इतनी लायबिलिटी बन रही है। तो अब एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा तो एक्सपेंस का क्या होता है, डेबिट, यानी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट होगा। सपोज कि लाइट बिल अकाउंट का हम कर रहे हैं तो लाइट बिल अकाउंट डेबिट होगा। और अक्रूवल क्या होगा, यानी हम क्रेडिट क्या होगा, क्रेडिट अक्रूवल होगा, अक्रूवल ऑफ दैट एक्सपेंस, यानी वेंडर, अगर हम वेंडर को पेमेंट कर रहे हैं तो वेंडर का भी नाम डाल सकते हैं, तो हमें वो अक्रूवल करना पड़ेगा उस एक्सपेंस का। तो एंट्री क्या बनेगी, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, लाइट बिल एक्सपेंस अकाउंट आएगा, और क्रेडिट क्या आएगा, वो वेंडर का नाम आएगा, या फिर हम उसको यानी किसी में भी कर सकते हैं। तो लाइक हम अक्रूवल कर रहे हैं तो वहां पे अगर हमारे पास एक्चुअली में है ना तो ये हमें वेंडर लेने का, अदरवाइज अक्रूवल टू क्रेडिट 1,000 1,000, इस तरीके से अक्रूवल की एंट्री होती है। आप कंसेप्ट समझो यहाँ पे कि एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट करना है क्योंकि हमें एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है इसी मंथ में, और हमें लायबिलिटी क्रिएट करनी है, यानी लायबिलिटी टू वर्ड्स किसको होती है, पेमेंट करना होता है वेंडर को, किसी और को तो पेमेंट नहीं करेंगे हम। तो हम वेंडर को क्रेडिट करेंगे, बट यहाँ पे हमारे पास वेंडर इंश्योर हम कंफर्म नहीं है वेंडर के रिलेटेड, तो हम अक्रूवल को क्रेडिट कर देंगे। और फिर उसके बाद बुकिंग अक्रूवल रिकॉर्ड एक्सपेंस वो सब हमने अभी देखा। फिर उसके बाद एडजस्टिंग प्रीपेड, यानी प्रीपेड के बारे में आपको पता होगा कि सपोज कि इंश्योरेंस होता है, वो इंश्योरेंस 12 महीने का होता है, तो हम एक साथ में पे कर देते, रेंट है वो एक साथ में पे कर देते, कुछ सर्विसेज है जैसे आपका नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है तो 3 महीने का होता है। फिर जिसे कंपनी बहुत सारी सिक्योर सर्विसेज लेती है, जिसका लाइक जैसे अमेजोन है, अमेजोन की जो बहुत सारी एडब्ल्यूएस की सर्विसेज आती है उसका पेमेंट मंथली, उनका पेमेंट क्वार्टरली होता है या कहीं बार ईयरली होता है। तो हम एक मंथ में वो सारा बुक नहीं कर सकते। अप्रैल में अगर आपने 1 लाख का पेमेंट करा तो आपने 1 लाख अगर अप्रैल में बुक कर दिया, तब सोचो कि आपका बैंक नहीं पीएनएल स्टेटमेंट कहाँ जाएगा। आपको समझना है कि ट्रांजेक्शन में अगर यहाँ पे रिकॉर्ड करता हूँ तो उसका पीएनएल में इम्पेक्ट क्या आएगा। इस तरीके से अकाउंटिंग बहुत ईजी हो जाती है। तो आपको क्या करना है कि आपको वो जो जो अमेजोन को आपने पेमेंट किया है ना 1 लाख का, उसको 12 महीने में डिवाइड करना है बराबर। यानी हमने सोचो कि हमने 1,20,000 किया है तो हमें 10,000 हर मंथ में बुक करना है। तो अब यहाँ पे कौन सी जनरल एंट्री बननी चाहिए थी, लाइक एपी टीम के कौन सी जनरल एंट्री करनी चाहिए थी, या फिर हम अगर कर रहे हैं तो हमें कौन सी जनरल एंट्री करनी चाहिए थी, ये हमें पूछा जाएगा। तो जनरल एंट्री क्या आनी चाहिए कि जो 1,20,000 का जो हमने पेमेंट किया हुआ है ना, वो सिर्फ है ना उसमें से 10,000 ही अप्रैल मंथ में बिलोंग करता है। ओके, तो हम एडब्ल्यूएस एक्सपेंस 10,000 डेबिट करेंगे, टू वेंडर 1,20,000 करेंगे। ओके, यानी आप समझो कि 1 लाख एडब्ल्यूएस में हमने कितना करा, 10,000, तो अप्रैल में वो हिट हो गया और अप्रैल मंथ के पेनल में वो शो हो गया। हमें वेंडर को तो 1,20,000 पे करना है, उसको हम ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई हम इस तरह कर रहे हैं तो तू लास्ट में लेना, नहीं, उसको हमें एक साथ ही पे करना है। अब जो बचा हुआ है ना, बीच में जो बचा हुआ है ना, कितना बचा हुआ, 1,10,000,
डेबिट 10,000 हुआ है, क्रेडिट 1,20,000 हुआ है, तो बचा हुआ 1,10,000 है ना, वो डेबिट कहाँ जाएगा, वो जाएगा प्रीपेड एक्सपेंस में 1,10,000 बाकी के मंथ के लिए। वो हम एक पूरा स्केड्यूल बनाते हैं और स्केड्यूल के अंदर इस तरीके से चीजों को करते हैं। मैं वो स्केड्यूल भी आपको बताऊंगा, प्रीपेड का स्केड्यूल मैं आपको बताऊंगा वो किस तरीके से होता है। तो जो स्केड्यूल में जो हम कर रहे हैं ना, तो प्रीपेड को फिर अब हम क्या करेंगे, मई मंथ में आ गए, आप सोचो आपने अप्रैल का क्लोज करके आप मई में आ गए, तो आपके प्रीपेड अकाउंट में वो 1,10,000 डेबिट बोल रहा है। अब आप प्रीपेड को क्रेडिट करोगे और AWS को 10,000 से डेबिट करोगे, 10,000 से, और यहाँ से प्रीपेड को भी 10,000 से। नहीं, हर मंथ आप इस तरह की एंट्री पास करते जाओगे ना, तो वो खत्म हो जाएगा। आपको यहाँ पे समझना है, चीजों को कंसेप्चुअली समझना है। लाइक लाइक एंट्री को मत याद रखो कि एंट्री किस तरह हो रही है, एंट्री क्यों हो रही है और किस तरीके से हो रही है। लाइक डेबिट क्या हो रहा है, क्रेडिट क्या हो रहा है, वो समझो। हमें 10,000 एक्सपेंस उस मंथ में दिखाना है, अप्रैल में दिखाना है, मई में दिखाना है, तो हम सिर्फ AWS को उतना ही डेबिट करेंगे, बाकी का सारा प्रीपेड में चला जाएगा। और जब हम प्रीपेड में ले गए तो हम प्रीपेड से निकालना भी पड़ेगा, क्योंकि प्रीपेड बैलेंस शीट अकाउंट है, प्रीपेड करंट लायबिलिटी के अंदर आता है। ये चीज हमें पता होनी चाहिए। ये लाइक 11 12 और बीकॉम के कंसेप्ट में इतना ज्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ उसमें। तो ये चीज हमें पता होनी चाहिए कि प्रीपेड में वो हम ले गए हैं, तो प्रीपेड में से हम निकालेंगे, तो हम निकाल के कहाँ डालेंगे, उसको जो P&L में डालना है हर मंथ, तो वहां पे डालेंगे। तो इस तरीके से प्रीपेड हम रिकॉर्ड करते हैं। फिर उसके अलावा डेप्रिसिएशन की एंट्री है, तो हमें हर मंथ हमें डेप्रिसिएशन करना पड़ता है। तो इस तरीके से हम डेप्रिसिएशन की एंट्री भी करते हैं। लाइक डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है, डेप्री टू असेट, और कई बार कुछ कंपनी है ना डेप्री टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में ले जाती है, और जो बैलेंस शीट में सीधा जाता है, और फिर उसके बाद उसको लास्ट ईयर एंड में है ना वो डेप्रिसिएशन को, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को फिक्स एसेट के सामने नॉक ऑफ करती है। तो इस तरीके से हुआ, लाइक हमारा मंथ एंड क्लोज होता है। और इसके बाद क्या होता है, हमारी जो FP&A टीम होती है ना, वो FP&A टीम वो सारी एंट्रीज को एक बार चेक कर लेती है। वो बताती है कि आपका चलो बैंक स्टेटमेंट ओके है, आपका वेंडर रिकंसिलेशन ओके है, आपने प्रीपेड जो करना था वो इनवॉइस को भी चेक कर लेते हैं कि भाई ये इनवॉइस था ना 12 महीने का था, इन्होंने 10 महीने लिए या इन्होंने 5 महीने लिए, तो सब कुछ चेक करके हमें बता देती है कि भाई ये हो जाना चाहिए था। फिर आप है ना पूरा एक्सपेंस एनालिसिस करते हो, आप पूरा P&L निकालते हो, हर एक्सपेंस का बाइफरकेशन दिया हुआ होता है। तो आप देखते हो कि ओके इस वेंडर का इस मंथ में वो एक्सपेंस था, सपोज के AWS का हर मंथली हमारे पास इनवॉइस आता है, बट अप्रैल में था, बट मई का जब मैं कर रहा हूँ तो मई में अभी तक बुक क्यों नहीं हुआ है। तो आप देखते हो कि ओके यानी हमारे तरफ से अभी वो एक्सपेंस बुक करना बाकी है या प्रीपेड की एंट्री करना बाकी है, तो हमें ये पता चलता है। तो इस तरीके से मंथ एंड क्लोज होता है। अब हम इसके बाद है ना एक रियल वर्ल्ड देखेंगे, मई मंथ का क्लोज किस तरीके से होता है। आप सोचो कि आप कंपनी में हो और आप APAR टीम में हो, ओके, और आप मंथ एंड क्लोज आ गया है, यानी अप्रैल मंथ स्टार्ट हो गया है और मई मंथ स्टार्ट हो गया है, मई 25 स्टार्ट हो गया और आपको वो क्लोज करना है जून में, यानी मई खत्म हो जाएगा तो जून में 5-6 दिन में खत्म करना है। मई मंथ स्टार्ट हो गया है, तब क्या करोगे, आपको है ना मई मंथ के पहले दिन से आपको स्टार्ट हो जाने का है। तो आपको बैंक रिकंसिलेशन वीकली बेसिस पे आ रहा था, मई मंथ के फर्स्ट वीक में आपको फर्स्ट वीक का बैंक रिकंसिलेशन खत्म कर देना है। आपको मई के फर्स्ट वीक में लाइक पेरोल की अगर एंट्री है, इंडिया में हम पेरोल मंथली पे करते हैं, बट UK USA और दूसरे फॉरेन कंट्रीज में बाई वीकली या वीकली पेमेंट होता है, और कई बार डेली पेमेंट भी होता है आवली बेसिस पे। तो वो हमें कर देना है, पेरोल की एंट्री से तो वो हमें कर देनी है। उसके अलावा इंफॉर्मेशन गैदर करना स्टार्ट कर देना है हमें, लाइक एक्सपेंस एनालिसिस तैयार कर लेना है। आपको ये है ना पूछेगा कि आप रियल वर्ल्ड में किस तरह मंथ एंड क्लोज करोगे, तो आपको पता होना चाहिए कि मैं मई मंथ से ही स्टार्ट कर दूंगा, मैं बैंक रिकंसिलेशन वीकली बेसिस पे स्टार्ट कर दूंगा, पेरोल के एंट्रीज वीकली बेसिस पे स्टार्ट कर दूंगा, और उसके बाद इंफॉर्मेशन गैदर करूंगा, लाइक एक्सपेंस एनालिसिस करूंगा मैं कि इसका ये वेंडर का इनवॉइस हर मंथ आता है, तो मई मंथ में आ गया है नहीं आया है, नहीं आया है तो कब तक आ जाएगा, इसको कहाँ पे बुक करना है। मई मंथ के स्टार्टिंग से ही फर्स्ट डे से स्टार्ट कर दूंगा। फिर वो मई मंथ खत्म हो जाएगा, आप वीकली रिकंसिलेशन कर रहे हो, बैंक रिकंसिलेशन कर रहे हो, वेंडर रिकंसिलेशन कर रहे हो, पेरोल की एंट्रीज कर रहे हो, एक्सपेंस एनालिसिस कर रहे हो। अब इतना सब करते करते आपको पता ही नहीं चला मई मंथ खत्म हो गया। मई मंथ खत्म हो गया, आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स दिख रही है सही, अब आ गया मई मंथ क्लोज। अब आपको मई मंथ क्लोज करना है, आपको ना फिनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने हैं आपकी FP&A टीम को। तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले AP का हमने देखा था ना, वहां पे हम क्या करेंगे, अकाउंट्स पेएबल क्लोज कर देंगे।
ताकि हमारी बाकी टीम उस पर काम कर सके। तो हम अकाउंट्स पेबल टीम क्या करेगी, अकाउंट्स पेबल टीम चेक कर लेगी कि हमने सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में पेमेंट हुई है, परचेसेस जो करे मई मंथ के, और रिकॉर्ड हो गए या नहीं हुई है। ओके, वो रिकॉर्ड हो गई है, डन। वेंडर रिकंसिलेशन डन। तो ये डन हो गया, इसका मतलब कि हमने मई मंथ में जितना भी परचेस करा है ना वो सब कुछ डन। हम डे टू उनको इसके लिए एक दिन दिया जाएगा, फिर उसके बाद वो दिन खत्म हुआ ना, जून का फर्स्ट डे खत्म हुआ ना, फिर उसके बाद उनको है ना वो कभी मौका ही नहीं दिया जाएगा कि वो मई मंथ में कुछ भी रिकॉर्ड करें। फिर उसके बाद कुछ भी आता है ना तो उनसे 100 सवाल पूछे जाएंगे, उनको पनिशमेंट दी जाएगी, उनको बोला जाएगा कि ये हुआ क्यों। उसके लिए वो अकाउंटेबिलिटी उन पे दी जाती है कि आपसे ये गलती हुई क्यों। उसके लिए एस्केलेशन होता है, आपको कॉल आएगी, आपको जवाब देना पड़ेगा कि आपसे ये इनवॉइस छूटा क्यों। तो वो एक दिन में आपको सब कुछ इंश्योर कर देना है कि आपसे ना कोई चीज बाकी नहीं रही है। आपने मई मंथ से स्टार्टिंग से स्टार्ट करा होगा, तो आप जून के फर्स्ट डे से स्टार्ट करोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा आपसे। तो आपको पहले दिन से स्टार्ट कर देना है मई के। फिर अकाउंट रिसीवेबल टीम को भी बोला जाएगा कि आप हमने जितना सेल करा है ना वो सब कुछ रिकॉर्ड हो गया है। हमारी अगर कोई बैड डेट है तो बैड डेट रिकॉर्ड कर लो, रेवेन्यू सारा रिकॉर्ड कर लो। वो सेकंड डे के अंदर उनको कंफर्म करने का है। अकाउंट रिसीवेबल टीम भी मई के फर्स्ट डे से काम करेगी ना, तो जाके सेकंड जून के सेकंड डे पे पता कर पाएगी कि मई मंथ का कुछ बाकी है या नहीं है। तो ये अकाउंट रिसीवेबल टीम ने भी सब कुछ कंप्लीट कर लिया। फिर आती है अकाउंटिंग टीम, यानी अलग से जनरली हर कंपनी में एक या दो लोग होते हैं ना जो ये मंथ एंड को मॉनिटर करते हैं। तो वो आपके मैनेजर भी हो सकती है या फिर अलग से टीम भी हो सकती है। तो वो क्या करेगी, वो प्रीपेड एक्सपेंस रिकॉर्ड करेगी। जो हमने प्रीपेड डिस्कस किया था ना वो प्रीपेड बुक कर लेगी। वो आपके अकाउंट पेएबल टीम के जो बुक्स जो रिकॉर्ड करे हुए एक्सपेंस है ना वो देखेगी कि आपने सही से रिकॉर्ड करे या नहीं करे। ये एक्सपेंस है ना प्रीपेड में जाना चाहिए था, बट आपने तो पूरे का पूरा मई में डाल दिया। ये 12 मंथ में डिवाइड होना चाहिए था, बट आपने मई में डाल दिया। तो सब कुछ वो चेक करेगी। फिर वो बैंक रिकंसिलेशन वो टीम करती है, कई बार एपी टीम पे भी करना होता है, एआर टीम भी करती है। बट लास्ट में डे 3 पे हमें ना ये अकाउंटिंग टीम या आपके मैनेजर भी अलग से बंदे रखे हुए तो वो भी करेंगे, वो बैंक रिकंसिलेशन भी करेगी। बैंक रिकंसिलेशन में वो डिवाइड देखेगी। मैं यहाँ पे ना एमएनसी और आईटी कंपनी के पर्सपेक्टिव से चल रहा हूँ, जहाँ पे ये सारी टीमें अलग अलग होती है। लाइक आप कई बार सीए की ऑफिस या फिर छोटी कंपनी इंडियन कंपनी में काम करोगे ना, तो वहां पे एक ही बंदा है ना अकाउंट परचेज भी बुक करेगा, सेल भी बुक करेगा, बैंक रिकंसिलेशन सब कुछ वही करेगा। बट वहां पे इतना कुछ ज्यादा होता नहीं है। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ बहुत बड़ी कंपनी, इंडिया में भी बहुत बड़ी कंपनी और एमएनसी और आईटी कंपनी में तो ये सिस्टम फॉलो ही होता है। तो वहां पे ये लोग है ना डे 3 पे अकाउंटिंग टीम प्रीपेड चेक करिए, बैंक रिकंसिलेशन चेक करिए। वो चेक करिए कि भाई सब कुछ ट्रांजेक्शन हो गए, अकाउंट्स पेबल ने ट्रांजेक्शन कर दिए, अकाउंट रिसीवेबल ने ट्रांजेक्शन कर दिए, और सारी बैंक चार्जेस और एफडी का इंटरेस्ट और सब कुछ हम वो बचा हुआ वो लोग बुक कर देते हैं। मैं खुद उस टीम में काम किया हुआ मैंने। तो वो बचा हुआ बैंक चार्जेस, इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन है, किसी कंपनी ने किसी कंपनी को पेमेंट किया तो वो ट्रांजेक्शन, वो सब कुछ हम बुक कर देते हैं। तो सब कुछ बुक हो गया। फिर उसके बाद अगर कुछ बचता है ना, वो उनको पता चला कि ये एक है ना पेमेंट आया था, हमारे वेंडर ने हमें पेमेंट किया हुआ है या हमारी कंपनी ने पेमेंट किया हुआ है, बट अकाउंट्स पेएबल ने बुक नहीं करा है, अकाउंट रिसीवेबल ने बुक नहीं करा है। तो वो क्या करेंगे, वो आपके मैनेजर को भेजेंगे, एपी के मैनेजर को, कि आपकी टीम ने ये बुक नहीं करा। वो आप पे चिल्लाएगा कि बुक क्यों नहीं हुआ। तो आपको ध्यान रखना है पहले दिन के सब कुछ बुक हो जाना चाहिए। तो फिर है ना वो ओपन करना होता है, अकाउंट्स पेएबल को फिर से ओपन करेंगे, फिर से बुक करेंगे, बहुत लंबी प्रोसीजर हो जाती है और आपको है ना वो परेशान करेगा। तो आपके ध्यान रखना है एक्यूरेसी के साथ कि आप सब कुछ क्लोज कर दो। डे 3 पे अकाउंटिंग टीम ने सब कुछ बुक चेक कर लिया, सब कुछ हो गया। फिर डे 4 आया, अकाउंटिंग टीम फिर से अकाउंटिंग टीम काम क्या कर रही है, वो डेप्रिसिएशन बुक कर रही है, अक्रूवल बुक कर रही है। कुछ ऐसे इनवॉइस जो है ना, यानी इनवॉइस है ना मई मंथ खत्म होने के बाद आया, यानी डे 2 पे आपके पास आया। तो डे 2 पे एपी की टीम के पास अगर कोई इनवॉइस आता है, डे 2 पे अगर कोई इनवॉइस आता है एपी के पास, तो एपी के पास इतना टाइम नहीं है, एपी तो क्लोज हो गया डे 1 पे ही। तो अब वो इनवॉइस का हम अक्रूवल डाल देंगे, हम एक्सपेंस डेबिट कर देंगे और लायबिलिटी क्रेडिट कर देंगे, यानी अक्रूवल डेबिट कर दे क्रेडिट कर देंगे। और डेप्रिसिएशन बुक कर रहे हैं, बची हुई एंट्रीज बुक कर रहे हैं। और डे 4 पे हमारा लाइक खत्म हो गया, ऑलमोस्ट सब कुछ खत्म हो गया, एपीआर एक्सपेंस सब कुछ खत्म, रिकॉर्ड्स हो गया। अब डे 5 पे हमारी एफपीएनए टीम है ना रिव्यू करती है सारी वेंडर, वो सब वेरिएंस एनालिसिस आइडेंटिफाई करती है। वो वेंडर का रिकॉर्ड चेक कर लेती है, एडजस्टमेंट चेक कर लेती है, बैंक रिकंसिलेशन चेक कर लेती है, सब कुछ चेक कर लेती है। अगर कोई चेंजेस बचा हुआ ना तो वो अकाउंटिंग टीम को भेजेगी, ना कि एपी और एआर टीम को, क्योंकि वो तो क्लोज है।
अकाउंटिंग टीम के पास थोड़े राइट्स होते हैं, वो डेप्रिसिएशन की एंट्री कर सकते हैं, प्रीपेड की एंट्री कर सकते हैं, बैंक रिकंसिलिएशन की एंट्रीज कर सकते हैं, तो वो एंट्रीज कर पाएंगे। एपी टीम और यार अकाउंट टीम है ना, एपी और परचेस और सेल्स की एंट्री नहीं कर पाएगी उस दिन। अकाउंटिंग टीम के पास वो राइट नहीं होगे, सिवाय वो राइट्स इसके पास होगी, एपी टीम के पास परचेस के राइट्स है और अकाउंट रिसीवेबल टीम के पास सेल्स का राइट है। तो एफपी ने टीम वो करेगी, डे 5 को कुछ बचा हुआ तो भेजेगी, वो एडजस्टमेंट पास करेगी, और डे 6 के बाद वो लोग है ना बुक्स ऑफ अकाउंट को क्लोज करके फिनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे 1 या 2 दिन में, और उसके बाद डे 7 और डे 8 पे हमारा मैनेजमेंट है ना वो आराम से कॉफी पीते पीते वो बैंक फिनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करेगा जिसपे हमने बहुत मेहनत की। तो इस तरह कंपनी को पता चलेगा कि ओके मे मंथ में हमने अच्छा किया था या बुरा किया था। और इसी के साथ ही आप खुद भी यानी इस प्रोसेस में जब जाओगे कंपनी में काम करोगे, तो डे 6 या डे 7 पे आप इतना रिलैक्स फील करोगे जितना आप कभी भी रिलैक्स फील नहीं करते हो। समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ? अब हम जाएंगे सीधा ईयर एंड पे, और इस ईयर एंड के पहले मैं आपको लाइक जो प्रीपेड का स्केड्यूल है वो स्केड्यूल के स्नैपशॉट दे दूंगा, लाइक वो इमेज दे दूंगा मैं आपको, ताकि आप समझ जाओ वो किस तरीके से काम होता है वहाँ पे।